लियो टॉल्स्टॉय बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक लेखक, एक विचारक, जिन जो कि विश्व के सबसे श्रेष्ठ अग्रणी अग्रणी विचारकों में से एक माने जाते हैं और अपनी तरीके के सदी के महानतम लेखकों में जिनका शुमार होता है। ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी लियो टॉल्स्टॉय के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनके काम और इनके जीवन दर्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लियो टॉल्स्टॉय 19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक है। उन्हें सदी का महानतम लेखक माना जाता है। फ्रांस के क्रांतिकारी दार्शनिक रूसो का उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था और वे बेसिकली मूल रूप से संत के रूप में जाने जाते हैं। बाद में वो एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो उनकी मूल प्रवृत्ति जो थी वो संत की थी। हालांकि लेखन के क्षेत्र में उन्होंने अपना काफी नाम कमाया था। उनका जन्म जो है वो रूस के एक संपन्न परिवार में हुआ था और उन्होंने रूसी सेना में भर्ती होकर क्रीमियाई युद्ध में भाग लिया था 1855 में। लेकिन अगले ही साल उन्होंने सेना छोड़ दी और लेखन के प्रति उनकी रुचि सेना में जाने से पहले ही जाग चुकी थी। और उसी समय 1865 से 69 के बीच में उनका जो विश्व प्रसिद्ध उपन्यास था युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस, और इसके अलावा एक और उपन्यास एन्ना कैरोलिना जो कि 1875 से 1877 के बीच में लिखा गया, साहित्यिक जगत में सबसे ज्यादा क्लासिक रचनाएं मानी जाती हैं। हालांकि धन दौलत और साहित्यिक प्रतिभा के बावजूद टॉल्स्टॉय के मन में शांति के लिए बहुत ही अधिक विषाद था। वो तरस रहे थे शांति पाने के लिए। लेकिन इसी के चलते उन्होंने 1890 में अपनी सारी धन संपत्ति को त्याग दिया और अपने परिवार को छोड़कर वो ईश्वर और गरीबों की सेवा के लिए निकल पड़े। लेकिन उनका स्वास्थ्य उन दिनों में खराब रहने लगा था और यही वो समय था जब उन्होंने अहिंसा ही उनका सिद्धांत बन गया था। वे कहा करते थे, स्पेशली उनका जो विचार था वो ईसा के समस्त उपदेशों का जो मूल वाक्य है कि तुम विरोध ना करो या विरोध नहीं करना, अर्थात अहिंसा। तो यही उनका एक मूल सिद्धांत बन गया था और उनके भी जो धार्मिक विश्वासों का मूल आधार था वो यही था कि मानव ही परमात्मा का अंतरात्मा का प्रकाश है, अहिंसा। तो इसके चलते वो बहुत ज्यादा सादा जीवन व्यतीत करने लगे थे। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उनके जीवन के बारे में कही जाती है कि नोबेल प्राइज, उनके लेखन के लिए उनका नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन हुआ लगातार 1902 से लेके 1906 तक के बीच में। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात रही कि उनका एक बार भी नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। और ऐसा कहा जाता है कि मृत्युपरांत नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। तो इतना नॉमिनेशन होने के बाद भी उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। और इसी तरीके से नोबेल पीस प्राइज भी उसके लिए भी उनका नॉमिनेशन हुआ था लिटरेचर के लिए 1901 में, 1902 में और 1909 में, जो भी उन्हें नहीं मिल पाया। तो ऐसा विश्व में पहली बार हुआ कि इतने महान लेखक का नॉमिनेशन होता रहा लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिल पाया। और लेखन ही क्या, वो तो जितने भी लोग थे उनको बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो कहा करते थे कि ऐसा कोई लेखन नहीं है जो लोगों को प्रभावित ना कर सके, और वो लेखन ही नहीं जिसमें प्रभावित करने की क्षमता ना हो। एक बार अब उनकी बायोग्राफी के बारे में थोड़ा और उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, उनके परिवार के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 9 सितंबर 1828 को रूस के एक संपन्न परिवार में होता है और उनका जन्म मास्को से लगभग 100 मील दक्षिण में एक रियासत है वहां पर हुआ। और उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। तो उनका जो परवरिश थी वो उनकी एक आंटी ने की, कात्याना ने। और इस समय उनको बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली, बहुत अच्छे विद्वानों से उन्हें सीखने को मिला। सब कुछ उन्होंने किया, घुड़सवारी, शिकार, नाच गान, सब कुछ किया उन्होंने, ताश खेला, उन्होंने हर तरह के शौक पाले और कई तरह की विधाओं और कलाओं की शिक्षा भी उन्हें बचपन से ही मिल चुकी थी। सन 1844 में लियो टॉल्स्टॉय कजान विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए और 1847 तक उन्होंने पूर्वी भाषाओं का और विधि संहिताओं का पूरा अच्छा अध्ययन कर लिया था। इस तरीके से वो अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करते करते काफी नॉलेजेबल हो गए थे। लेकिन रियासत का बंटवारे का प्रश्न जब हो गया तो उन्हें अपना ग्रेजुएशन किए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा और ऐसी कंडीशन में फिर उन्हें अपनी रियासत में आ गए जहां पर उनका गांव था और अब वहां पे किसान आसामियों की दशा को सुधारने के लिए वो कोशिशें करने लगे। इस तरीके से उनका जो परिवार था उसमें उनकी पत्नी थी,
और उनके 13 बच्चे थे, तो पूरा भरा पूरा उनका परिवार था। हम यहाँ पर कुछ इमेजेस भी देख रहे हैं जहाँ पे उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिलती है। फिर सन 1851 में लियो टोल्स्टॉय कुछ समय के लिए सेना में भी भर्ती हुए थे, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की ही थी। और उनकी नियुक्ति जो है वो एक पर्वतीय इलाके में की गई, जो कि बहुत लंबी लड़ाई हुई थी वहां पर। और वहां से उनका जो भी समय मिलता था वो लिखने पढ़ने में बिताते थे। तो यहीं पर उन्होंने अपनी सबसे पहली रचना की लिखी थी, चाइल्डहुड, शैशव काल, 1852 में। और उसे द कंटेम्प्रेरी नाम की एक पत्रिका में प्रकाशित भी किया गया था, जो उन्होंने एलटी के नाम से लिखी थी, यानी कि लियो टॉल्स्टॉय का शॉर्ट फॉर्म एलटी। फिर यही वो समय था जब उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में काफी विचार करना शुरू किया, चिंतन मनन करना शुरू किया। इस समय उनका मुख्य सिद्धांत यही था कि व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के लिए अधिक से अधिक मात्रा में सुख अर्जित करना चाहिए। फिर इसी वक्त जब उन्होंने युद्ध और शांति वाला उपन्यास अपना लिखा था, तो इसी खत्म होते होते तो उनके मानसिक संघर्ष बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, और उनके मन के असंतोष ने बहुत विराट रूप ग्रहण कर लिया था। और वो बहुत सारे जीवन से संबंधित प्रश्न उनके मस्तिष्क में आने लगे थे। यही समय था जब अहिंसा ही उनका मुख्य सिद्धांत बन गया था, और इसी के साथ उनकी कला के प्रति भी उनका दृष्टिकोण बदला था। और वो बहुत सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। और इसी वक्त उनकी एक अ कन्फेशन नाम से एक बहुत प्रसिद्ध कृति प्रकाशित होती है, जिसमें उन्होंने धर्म का, स्पेशली ईसाई धर्म का विरोध किया। और उनका उनका व्यक्तिगत संपत्ति जितनी भी है, मानव के द्वारा मानव का जो शोषण किया जाता है, इसका उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया। और टॉल्स्टॉय की सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि उन्होंने अपने जितने भी सिद्धांत जो दिए, उस सिद्धांत केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं, बल्कि उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में भी स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से आध्यात्मिक जीवन मनुष्य की शांति के लिए है, ऐसा उन्होंने कहा, और ईश्वर के नजदीक जाने के लिए है। तो इस तरीके से चर्च आदि ऐसे धार्मिक केंद्रों में जाकर कुछ भी नहीं होगा। इसी समय फिर उन्होंने रूसी भाषा में अनेक कहानियां लिखी, और जिससे उनको काफी प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो गई। सभी की दृष्टि में तो वो संपन्न थे, लेकिन उनके जीवन में, जैसा कि अभी हमने बताया कि उनके जीवन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, और उनके मन में और उनके जीवन में ईश्वर की सत्ता के प्रति स्पेशली सबसे ज्यादा क्वेश्चन हो रहे थे। जैसे मेरे जीने का क्या अर्थ है, सब लोगों के अस्तित्व क्या है, भीतर की अच्छाई और बुराई का अनुभव कैसे होता है, मृत्यु क्या है, जीवन कैसा होना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए उन्होंने चर्च के जितने भी कट्टरपंथी धर्माधिकारी थे उनके पास भी गए, लेकिन उन्हें वहां पर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसके बाद वो धर्म और दर्शन के गहरे जंगल में बहुत अधिक नीचे उतरते चले गए, गहराई में चले गए। टॉल्स्टॉय ने सूर्य, पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य और उसका जीवन वास्तव में है क्या, परमाणुओं से रचे इस संसार की गति क्या है, इस तरह के सारे उत्तर जानने के लिए वो जहां भी गए, कहीं पर भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिले। फिर अंत में टॉल्स्टॉय ने जो भी साहित्य लिखा, वो इन्हीं सारे धार्मिक प्रश्नों के आगे उनका आंसर ढूंढने की कोशिश की। अब इनके विचार और दर्शन को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। उनकी धर्म भावना जो थी बहुत ही उदार थी, बहुत ही ज्यादा व्यापक थी। लेकिन जो उस वक्त का ईसाई धर्म था, उसके प्रति उनके मन में विरोधी भावना उत्पन्न हो गई थी। और अपने विचारों से वे एक प्रकार के सर्वदेववादी प्रतीत होते हैं। कैसे? जैसे मृत्यु को वे शरीर का आखिरी परिणति मानते हैं, आखिरी नियति मानते हैं। वो यही कहते हैं कि मनुष्य को वे शरीर की आखिरी अंतिम अवश्यम भावी परिणति है, और मनुष्य के संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु उसी उपयोगिता के मानदंड से आंकना चाहिए, वही उचित है। इसी कारण जीवन की जो हमारा उद्देश्य है, उसके प्रति वे हमेशा जिज्ञासु बने रहे। फाइनली हर एक व्यक्ति का अपने जीवन जीने का क्या उद्देश्य है, और जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, जिनके पास कोई विचार नहीं है, या जो बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित है, ऐसे जीवन को वो पाप मानते हैं एक प्रकार का। तो और यहीं पर वो ये भी मानते थे कि संभोग को केवल संतानोत्पत्ति का ही उद्देश्य होना चाहिए, वो आनंद का साधन नहीं है। मनोवैज्ञानिक रचनाओं में वो दोस्तोव्स्की एक बहुत महान लेखक हैं, वही ऐसा कहा जाता है कि टॉल्स्टॉय के पैरेलल ठहरते हैं। इनके अलावा गॉल्सवर्दी, टॉमस मॉन, जूल्स रोमिया, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो जिन पर टॉल्स्टॉय का
प्रभाव पड़ा है। और इसके बाद उनके कुछ रूसी लेखक भी टॉल्स्टॉय से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए जान पड़ते हैं। अब हम टॉल्स्टॉय के कला से संबंधित विचारों को समझते हैं। तो टॉल्स्टॉय ने, जैसा कि वे जब अपनी पुस्तक लिख रहे थे वॉर एंड पीस, उस वक्त वो ईसाई धर्म का विरोध करने लगे थे, और इसी वक्त उनका कला के प्रति भी दृष्टिकोण बदला था। तो उन्होंने जो अपने कला संबंधी सारे विचार लिखे, वो उनका एक निबंध है, एस्से है, व्हाट इज आर्ट। तो इसी में उनके कला संबंधी सारे विचार नजर आते हैं। और वे ये कहते हैं कि कला को आनंद का साधन नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण अवस्था मानना चाहिए। आर्ट एज अ वे ऑफ कम्युनिकेट इमोशन विद द अल्टीमेट गोल ऑफ यूनाइटिंग ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर वे कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का, भावनाओं के संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं कला को, जिससे पूरी की पूरी मानवता एक होती है। उन्होंने कहा भी है कि विदाउट आर्ट मैनकाइंड कुड नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कला के बिना ये जो पूरी मनुष्यता है वो, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस तरीके से उन्होंने कला को बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। इसी के साथ उन्होंने कला, इससे उनसे पहले जितनी भी कला से संबंधित परिभाषाएं थी, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको अस्वीकार कर दिया। और उनको ये भी प्रश्न अपना लिखा उन्होंने, जो व्हाट इज आर्ट उन्होंने लिखा, उसमें खूब सारे प्रश्न उठाए, जैसे हाउ कैन वी डिफाइन आर्ट, एंड व्हाट इज ऑथेंटिक आर्ट, व्हाट इज गुड आर्ट। तो इस तरीके से इन सबके उत्तर देते हुए उन्होंने व्हाट इज आर्ट नाम का अपना ग्रंथ लिखा। तो वो यही कहते हैं कि संप्रेषण के बिना जिस तरीके से साहित्य का अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार कला का भी जो माध्यम है, उसमें कलाकार अपनी जो भावनाएं है वो दूसरों तक संप्रेषित करता है, मतलब दूसरों तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से कला का महत्वपूर्ण जो काम है वो अपनी भावों को संप्रेषित करना है। कलाकार अपने भावों को दर्शक तक, जो भी उस कला को देखने वाला दर्शक है, उस तक एज इट इज पहुंचा दे, संप्रेषित कर दे, तो वही कला अच्छी कला मानी जाती। और यहीं पर उन्होंने कला के लिए जो सिद्धांत है, जिसे आनंदवादी सिद्धांत कहा जाता है, उसका भी विरोध किया है। और ये कहा है कि कला केवल प्रदर्शन एवं आनंद प्राप्त करने वाली कोई वस्तु नहीं है। वो यही कहते हैं कि कला जो है वो आध्यात्म शास्त्री ईश्वर या सौंदर्य की जो रहस्यात्मकता है, उसकी भावना की अभिव्यक्ति है। इसलिए सौंदर्य शास्त्री जितने भी लोग सोचते हैं कि कला केवल कला की निर्मिति के लिए ही की जानी चाहिए, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे कलावादी या सौंदर्यवादी या रहस्यवादी ऐसे सिद्धांतों का वो भर्त्सना करते थे, वो विरोध करते थे। तो इस तरीके से कला न ही आनंद का साधन है और न ही मनोरंजन की वस्तु है। कला पूरी तरीके से एक आवश्यक चीज है जीवन जीने के लिए। टोल्स्टॉय कला के बारे में बताते हुए कई जगह ये भी बताते हैं कि क्या क्या चीजें कला नहीं है, जिन्हें कला नहीं मानना चाहिए। जैसा हमने बताया कि आनंद प्रदान करने की कोई वस्तु नहीं है, तो इसी तरीके से उन्होंने इनसे पहले जितनी भी परिभाषाएं सेट की गई थी आर्ट के बारे में, उन सभी को भी अच्छे से रिजेक्ट किया था। जैसे साइकोलॉजी से रिलेट किया गया, कहीं पे फिजियोलॉजी से, कहीं मेटाफिजिक्स से जोड़कर कला को परिभाषित किया गया। तो उन सब ने कहा कि ये सब कला है ही नहीं, तो फिर कला क्या है। तो उन्होंने कहा कि कला पूरी तरीके एक मानवीय क्रिया है। आर्ट एज कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। और फिर कहते हैं कि वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपुल, जितने भी लोग हैं उनके बीच में आपस में कम्युनिकेट करने का एक साधन है कला, जो कि बहुत जरूरी है। उसके बिना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाएगा। उसी तरीके से पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन टू अदर, दूसरों तक कम्युनिकेट करने का एक पर्पस भी है। और एक्सप्रेस बाय एक्सटर्नल साइन, जो कि अपने एक्सटर्नल बाहरी जितने भी हमारे प्रतीक हैं उनके द्वारा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कलाओं में। उसके लिए हम बिंबों का सहारा लेते हैं, प्रतीकों का सहारा लेते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। तो इस तरीके से आर्ट में हम बहुत इम्प्रेसिव तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो पूरी तरीके से शुद्ध रूप से कला एक मानवीय क्रिया है। उदाहरण के रूप में वो कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति अगर दुखी है, शुद्ध है या उत्तेजित है, तो उसको देखने पे जिस तरीके से एक दूसरा व्यक्ति भी उसी मनोदशा में आ जाता है, तो और उसके बाद उसकी भी भंगिमा है, उसकी आवाज का जो उतार चढ़ाव है, उसका जो उदासी है, वो सब चीजें दूसरे व्यक्ति के मानसिक अवस्था तक पहुंचती हैं। तो दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए स्वयं की भावनाओं के भी
लेवल पे आना पड़ता है। और कला की प्रक्रिया भी सेम उसी तरीके से है। जो भावना किसी ने पहले अनुभव की है उसे अपने में जगाना, और फिर जितनी भी रेखाएं हैं, रंग हैं, ध्वनि है या शब्दों के द्वारा उसी भावना को दूसरे के तक पहुंचा देना, यही कला की एक प्रक्रिया है। तो इस तरीके से पूरी तरह एक मानवीय प्रक्रिया को मानते हैं टॉल्स्टॉय। फिर आगे इसके लिए बहुत अच्छा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, आर्ट एज इन्फेक्शन आर्ट। आर्ट को एक इन्फेक्ट करती है, आर्ट इज ए इन्फेक्शन। तो आर्ट एज ए मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग फीलिंग्स द सेम वे वर्ड्स ट्रांसमिट थॉट्स। ठीक वही बात कहते हैं कि जिस तरीके से भाषा हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है भाषा के द्वारा, ठीक उसी प्रकार कलाओं के द्वारा भी हम अपनी भाषाओं को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो आर्ट कला जो है वो एक साधन बनती है। यदि मानव जैसे अपने पूर्वजों के विचारों को जो ग्रहण करता है और फिर यदि उन्हीं विचारों को आगे दूसरों तक नहीं पहुंचाएगा तो फिर वो एक पशु की समान ही हो जाएगा। और यदि मानव कला से प्रभावित होने की उसमें सामर्थ्य नहीं है तो बहुत ही ज्यादा बर्बरता की स्थिति में आ जाएगी। इसलिए कला की साधना उतनी ही महत्वपूर्ण मानी है टॉल्स्टॉय ने जितनी की भाषा की क्रिया है। जैसे हम जिस प्रकार बहुत सारी जिस प्रकार भाषा है जो केवल उपदेशों है या पुस्तकों के रूप में हम पे प्रभाव नहीं डालती, उन सब पे जो लिखा है उसे पढ़कर हमारे विचार और अनुभवों का जो पारस्परिक आदान प्रदान होता है उससे हमें उसका अर्थ मिलता है और दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचता है। तो टोल्स्टॉय के अनुसार जितने भी भवन है, मूर्तियां हैं, कविता, उपन्यास या हम जो कुछ भी अपने संगीत सम्मेलनों में, प्रदर्शनियों में या रंगशालाओं में जाकर देखते हैं, सुनते हैं, सभी उस कला के छोटे से अंश हैं जिसके द्वारा जीवन से हमारा पारस्परिक व्यवहार चलता है। तो संपूर्ण मानव जीवन जो है वो पूरी तरीके से कलाओं से ओतप्रोत है। तो इसके लिए कलाओं को उन्होंने एज ए इन्फेक्शन कहा है कि जैसे एक भाव जो एक किसी भी व्यक्ति का है वो जैसे किसी दूसरे को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक उसी तरीके से विचारों को दूसरे तक पहुंचा देता है। तो इसे हम एज ए इन्फेक्शन टोल्स्टॉय कहते हैं। और इसीलिए उन्होंने कलाओं का जो फंक्शन है वो सोशल फंक्शन कहा है कि द आर सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट में वो यही बताते हैं कि कलाएं जो है वो पूरी तरीके से सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। कला मनुष्य के मेल का साधन है। और एक और बात यहाँ कहते हैं कि वो इसमें सौंदर्य और रुचि की बात करते हैं कि जिस भी कला में जो उसका जो फाउंडेशन होता है वो ब्यूटी होती है, सौंदर्य होता है। और इसके लिए वो कहते हैं कि वो भी रुचि पर निर्भर करता है। तो कला की एक ट्रू डेफिनेशन उनके अकॉर्डिंगली क्या होगी कि जो आर्ट शुड बी बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मॉरल प्रिंसिपल को भी वो बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर वो मॉरल नहीं है तो वो अच्छी कला भी नहीं है, शुद्ध कला भी नहीं है, इट्स नॉट अ गुड आर्ट। और यदि वो मॉरल है तो वो इट्स अ गुड आर्ट। तो गुड और बैड आर्ट को टेस्ट और मॉरलिटी के आधार पर सुंदर और रुचिकर बताने की परिभाषा भी सेट करते हैं। कला की प्रेरणा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बतानी आवश्यक है कि जो लियो टॉल्स्टॉय के कला से संबंधित विचार थे, जो उन्होंने व्हाट इज आर्ट लिखने की जो प्रेरणा मिली, वो उन्हें ओपेरा रिहर्सल को देखने के दौरान मिली। तो ओपेरा रिहर्सल को देखने के दौरान उन्हें काफी सारे ऐसे अनुभव हुए जहाँ पे वो बैक स्टेज में कलाकार जो तैयारी कर रहे हैं, वहां पे जो लेबर हैं, वहां पे जितने भी काम करने वाले लोग हैं, कुछ व्यक्ति कलाकारों के कॉस्ट्यूम सही कर रहे हैं, उनका बड़ा हार्श रवैया होता है, कुछ बैकड्रॉप पेंट करने वाले पेंटर्स हैं, और इवन कलाकार भी बैक स्टेज में कितने टायर्ड हैं, उनको सही समय पर अपना सैलरी नहीं मिलता है। तो एक तरीके से बहुत एक अजीब सा वहां पे उन्होंने माहौल देखा, और उनको फिर उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठे कला को लेकर। तो कला को उन्होंने मॉरलिटी से जोड़ा, और इस तरीके से उन्हें ये लगने लगा कि क्या ऐसी कला होती है क्या? तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न उन्होंने ढूंढे कि उन्होंने कहा कि शुड बी कॉम्प्रोमाइज आर्ट एंड मोरालिटी। इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि इज इट इनफ टू जस्टिफाई एंगर बाय आर्ट। क्योंकि वहां पे इस तरह की घटनाएं होती रहती थी वहां पे, क्योंकि सैलरी से संबंधित समस्या है, फंडिंग से संबंधित समस्या है, वहां के पैटर्न्स हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें, तब उन्हें लगा कि ये कला को वास्तव में क्या है। तो इसीलिए उन्होंने व्हाट इज आर्ट अपना ग्रंथ लिखा। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले यही लिखा कि कला आनंद प्रदान करने की वस्तु नहीं है बल्कि मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। और इसी के लिए उन्होंने संप्रेषण का सिद्धांत बताया, और संप्रेषण दो तरीके से होना बताया। एक तो भाषा के द्वारा,
जिसमें हम विचारों का संप्रेषण करते हैं, और दूसरा कला के द्वारा जहाँ पे हम भावों का संप्रेषण करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने किसी भी कला में इसी तरीके का संप्रेषण होना चाहिए जिस तरीके से हम भाषा के द्वारा संप्रेषण करते हैं। और इसके लिए वे कहते हैं कि कला जो है वो इस तरीके से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मिलाप का साधन है। उन्होंने ये भी कहा है कि जीवन, मानव समाज और व्यक्ति के कल्याण की और प्रगति के लिए ये वाला मिलाप बहुत आवश्यक होता है, तभी एक अच्छा समाज बनता है। तो अपने व्हाट इज आर्ट नामक निबंध में उन्होंने कहा, डिटेल में ये लिखा है कि जिस तरीके से ग्राहक यानी कि दर्शक कलाकार के साथ एक हो जाता है और वो ये समझने लगता है कि जो कुछ भी कलाकृति में कहा गया है या व्यक्त किया गया है वो ठीक वही है जैसा कि मैं कभी व्यक्त करना चाहता था। तो इस तरीके से वो जो दर्शक है या ग्राहक है या श्रोता है, और वो कलाकृति के द्वारा, कला के द्वारा उस कलाकार से एक हो जाता है, उसका एक ही स्थापित हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम इसे एकीकरण कहें या अनुभूति का एकता कहें, तो इसलिए हम इसे अनुभूत्यात्मक एकता का सिद्धांत भी मानकर चलते हैं। तो उसे संप्रेषण का सिद्धांत है, जिसे आगे चल के कला के द्वारा उन्होंने अनुभूत्यात्मक एकता के सिद्धांत की बात की है। तो यहाँ पर वो 3 तरीके से अनिवार्य शर्त बताते हैं कि कैसे ये एकता स्थापित होती है। तो सबसे पहले वो भावना की अनुभूति की बात करते हैं। तो कला में अभिव्यक्त करने के लिए क्या होता है कि कलाकार को स्वयं सबसे पहले वो अनुभूति होनी चाहिए जिसे वो अनुभूत करना चाहता है या उसे एक्सप्रेस करना चाहता है। और ये अनुभूति जितनी ज्यादा उसकी अपनी पर्सनल होगी, जितनी ज्यादा उसकी निजी होगी, उतनी ही अच्छी और उतना ही ज्यादा सटीक प्रभाव वो दर्शकों पर डालेगी। तो इस तरीके से एक निजी भावना किसी भी कलाकार के पास होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी जो उसकी शर्त है वो है बोधगम्यता। इसमें वो ये कहते हैं, बोधगम्यता मतलब किसी भी चीज का बोध होना, उसके उसकी जानकारी प्राप्त होना, उसका ज्ञान होना, संज्ञान होना। तो टोल्स्टॉय कहते हैं कि कला का काम उसे बोधगम्य और अनुभव योग्य बनाना होता है, जो कि हम तर्क के द्वारा या किसी भी बाहरी बाहरी चीजें के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो जहां पे लॉजिक और ये सब चीजें फेल हो जाती है, वहां पे हम कलाओं का प्रयोग का लेते हैं, उसके द्वारा हम चीजों को बोधगम्य बनाने की कोशिश करते हैं। और तीसरी अनिवार्य शर्त है अभिव्यक्ति की अनिवार्य आवश्यक प्रेरणा। तो अब कलाकार के पास एक निजी भावना भी हो गई, उसके पास बोधगम्यता का आभास भी हो गया। तो अब इसके लिए वो क्या करेगा कि उसके अंदर एक इंट्यूशन होनी चाहिए, एक आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए कि वो उसे बाहर निकाले, दूसरों तक पहुंचाए, एक अंत प्रेरणा होनी चाहिए। तो इसके पीछे हर कलाकार की एक अंत प्रेरणा काम करती है। तो टोल्स्टॉय यही कहते हैं कि हर एक कलाकार के हृदय की एक मांग होती है, क्योंकि उसके बिना वो कलाकार होता ही नहीं है। तो उसकी एक अंत प्रेरणा के बिना वो एक्सप्रेस करेगा भी नहीं। तो ये बहुत एक आवश्यक उन्होंने 3 शर्तों का बताया। और सबसे अंतिम जो शर्त है ना, क्योंकि यदि अभिव्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा ही नहीं होगी तो उससे पहले की दोनों शर्तें बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे आवश्यक शर्त ये तीसरी शर्त होती है। तो इस तरीके से टॉल्स्टॉय अनुभूत्यात्मक एकता की बात करते हैं। यहीं पर वो कलाओं के मूल्यांकन के भी 3 गुणों का जिक्र करते हैं। पहला गुण वो बताते हैं कि ध्येयवादी सिद्धांत है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जितना भी युगीन समाज है उसको एक रोचक विषय और शैली प्रदान करना काम होता है कलाकृति का, ताकि वो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करे। और दूसरा महत्वपूर्ण सौंदर्यवादी सिद्धांत, जिसके द्वारा वो ये कहते हैं कि सौंदर्य और निष्ठा का सद्भाव इसमें शामिल होता है, क्योंकि इस सिद्धांत के द्वारा आनंद प्रदायिनी रचना दी जाती है समाज को। और तीसरा जो सिद्धांत है यथार्थवादी सिद्धांत, इसके द्वारा कलाकार को सत्यनिष्ठता, उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, और जो उसका विषय उसने चुना है उसका एक निष्ठापूर्ण रिलेशनशिप भी होना चाहिए। तो इसीलिए ये भी उन्होंने एक कलाकृति में मूल्यांकन के नियम बताए हैं। तो टोल्स्टॉय की जो हमने अभी तक डेफिनेशंस जानी, उसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो निकल के आता है वो एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी का निकल के आता है, कि कलाओं को उन्होंने एक मानवीय क्रिया कहा है, ह्यूमन एक्टिविटी कहा है। और इसी के द्वारा हम कलाओं को स्थापित कर सकते हैं, कला की परिभाषा भी उसी तरीके से एक्सपेंड की जा सकती है। और ये तक कहा है उन्होंने, एक एक्सपेंडेड डेफिनेशन इस तरीके से दी है कि जीवन का प्रत्येक कार्य ही कला है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहानी सुना रहा है किसी के बारे में, तो वो जो उसको कहानी सुनाने का ढंग है, उसका जो, और जो दर्शकों का सुनने का जो फील है, मतलब वो कहानी के द्वारा अपने फील को लिसनर्स तक पहुंचा रहा है और इस उसमें भी भाव जागृत कर रहा है, तो वो भी एक कला है। तो कलाएं हर जगह व्याप्त है, इस तरीके से उन्होंने यही कहा है। भले ही कोई मिमिक्री करे
या आभूषण पहने या अपने घर को सजाए, कपड़े पहने, यूटेंसिल्स या किसी भी तरह की चीजें हैं, वो सभी भी कलाओं में समाहित है। इसी तरीके से उन्होंने भवन निर्माण कला, मूर्ति, कविता, उपन्यास या जितनी भी चीजें, एग्जीबिशन, ये सब देखते हैं, तो पूरा का पूरा जीवन ही कलाओं से समाहित है, जुड़ा हुआ है। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो उसकी टोटैलिटी में वो आर्ट को आर्ट के रूप में देखते हैं। तो कला केवल एक चित्र बना देना या मूर्ति बना देना ही नहीं, बल्कि जीवन की प्रत्येक क्रिया ही कला है, वे ऐसा कहते हैं। और आगे चल के वो अच्छी कला और बुरी कला के बारे में भी जिक्र करते हैं कि ऐसी कला जो दूसरे व्यक्तियों के बीच में फीलिंग्स को जगा दे, वो अच्छी कला है। जिसके बीच में क्या होता है कि जो रिसीवर है और जो सेंडर है, उन सबके बीच में एक एकता स्थापित हो जाती है और एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन उनके बीच में डेवलप हो जाता है। तो ये अगर रिलेशनशिप बन गया कलाकार और दर्शक के बीच में, तो उस कलाकृति ने अगर बना दिया ऐसा रिलेशन, तो वो एक अच्छी कला है, रियल आर्ट है, वो उसे रियल आर्ट के रूप में देखते हैं। और इसी के खिलाफ अगेंस्ट अगर वो ऐसी फीलिंग्स या डेवलप करने में फेल है, तो वो बुरी कला है, ऐसा टॉल्स्टॉय कहते हैं। टोल्स्टॉय ने कला की अवधारणाओं को धर्म से काफी जोड़ा है, और क्योंकि वो धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं, तो उन्होंने क्योंकि ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, वो मोरालिटी की बात करते हैं, तो ऐसी कोई भी कला जो अपने अनुभवों में मानवता ना हो, जिसमें या मानवता की अवधारणा ना हो, ऐसी कोई किसी को भी वो कला नहीं मानते हैं। उनमें मोरल रियलाइजेशन होना चाहिए, कलाओं के द्वारा एक समाज में कंपेशन का एक फीलिंग्स डेवलप होना चाहिए। इसलिए वो यहाँ पर ह्यूमैनिटी को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और यही कला का उद्देश्य उन्होंने कहा है। हर एक अच्छी कला एक अच्छी भावना उत्पन्न करती है। हर एक अच्छी कलाओं के द्वारा एक मॉरल वैल्यूज डेवलप होते हैं और एक धार्मिक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, भाईचारे का भाव पैदा होता है। तो इस तरीके से टॉल्स्टॉय ये भी कहते हैं कि जीवन, हर एक व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई आदर्श होता है और इस आदर्श की उपलब्धि करना ही उसका लक्ष्य होता है। तो इस तरीके को वो उसको धार्मिक दर्शन कहते हैं आगे चल के, क्योंकि धर्म से संबंधित ही उनका दर्शन आगे विकसित होता है। तो जैसे वो उदाहरण देते हैं कि यदि नदी को बहना है, तो उसकी कोई ना कोई दिशा तो होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर एक समाज है, तो गतिशील समाज है, तो उसमें अंदर एक धार्मिक दर्शन होना चाहिए और इसलिए कलाओं में ये धार्मिक भावना उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि समाज आगे अग्रसर हो। और इसी को वो मानव दृष्टिकोण के व्यापक बनाने की भी बात करते हैं। और वो यही कहते हैं कि किसी भी कलाकृति की अपेक्षा उसकी आंतरिक भाव होना चाहिए, न कि कोई बाह्य उद्देश्य होना चाहिए। तो वह इस तरीके से सत्यम शिवम सुंदरम की उपस्थिति को कला में महत्वपूर्ण मानते हैं। इस ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट स्लाइड में मैंने लियो टोल्स्टॉय के 1844 से लेके 1875 तक के बीच के ईयर वाइज उनके जीवन की घटनाओं को लिखा है, जो आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो कि शॉर्ट नोट के रूप में आपके काम आ सकती। और इस अंतिम स्लाइड में आप देख रहे हैं एक रेलवे स्टेशन का चित्र है, जहाँ पर टॉल्स्टॉय की मृत्यु होती है। एक पोस्ट कार्ड के पे ये स्टेशन का पिक है और साथ में एक उनका जो कमरा है, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, पोलियाना में जहाँ रहे थे, तो उनका एक बहुत साधारण सा उनका अपना शयन कक्ष है, उसका चित्र मैंने लिया है। तो इस तरीके से लियो टोल्स्टॉय जैसे महान व्यक्ति के जीवन और दर्शन के बारे में हमने थोड़ा जानने की कोशिश की और थोड़ी सी चर्चा की है। धन्यवाद।